नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास के अंतर्गत। आज हम देखेंगे क्लास 12 कक्षा 12 का एक विषय है राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का और ये है चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है इंडियन पॉलिटिक्स और इसमें कौन-कौन से न्यू ट्रेंड्स आए हैं, नवी प्रवृत्तियाँ कौन-कौन सी आई, नई प्रवृत्तियाँ कौन सी आई, क्या-क्या बदलाव हुआ है आखिर भारतीय राजनीति के अंतर्गत। तो महत्वपूर्ण जो इश्यूज है उनको हम हाइलाइट करने जा रहे हैं, सबको हम डिटेल से समझेंगे। तो 1980 के बाद में यानी लगभग 1989 के आसपास हम देखते हैं भारतीय राजनीति में कुछ बड़े-बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं बदलावों को हम समझेंगे कि क्या है मंडल विवाद क्या होता है, इसको हम समझेंगे। बाबरी मस्जिद वाला हम डिटेल से कवर करेंगे। इसके अलावा हम 1986 के बाद में राम मंदिर को खोलना, उसके बाद में जो-जो घटनाएँ होती हैं, उनको हम समझेंगे। और जब राजीव गांधी चुनाव में हार जाते हैं, 1989 के चुनाव में, उसके बाद में किस प्रकार से गठबंधन सरकारों का दौर शुरू होता है, कोएलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत किस प्रकार से इंडियन पॉलिटिक्स में होती है, भारतीय राजनीति में होती है, उसको भी हम समझेंगे। तो 1980 के दशक के अंत में जब खत्म होता है कौन-सा दशक 1980 का दशक, मतलब 1980 से 90 की बातें हो रही है और अंत की बात है मतलब 1986, 87, 88, 89, 90 के आसपास की बातें होगी। तो उसमें भारतीय राजनीति के अंतर्गत क्या-क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया, हमें वो देखना है। एक बार कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे, बाद में हम डिटेलिंग उसकी करेंगे। पहला जो बदलाव है 1989 के चुनाव में जो इलेक्शन होता है, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, उसमें कांग्रेस की हार हो जाती है और जो ये कांग्रेस सिस्टम चला आ रहा था, कांग्रेस प्रणाली चली आ रही थी, उसका एंड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। कांग्रेस प्रणाली इन सबको भी हम समझेंगे। तो चुनाव हम देखते हैं 1984 में क्या हुआ था, 84 के अंतर्गत क्या होता है, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। इलेक्शन होता है 1984 का और उसमें आज तक के इतिहास में लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, बार-बार पूछा जाता है कि इस चुनाव में कितनी सीटें जीती? 415 सीटें कांग्रेस के द्वारा जीती जाती है और प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? राजीव गांधी। लेकिन 1989 का जो चुनाव होता है 5 साल खत्म हो गई, 1984 से 1989 5 साल खत्म हो गई। उसमें कांग्रेस पार्टी की हार होती है, अच्छी खासी हार होती है इस चुनाव में और इस हार के साथ ही उस राजनीतिक व्यवस्था का एंड हो जाता है जिसे राजनीतिक जो वैज्ञानिक है, पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट है, वो कह रहे थे कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम इसका अंत हो जाता है। तो छोटा क्वेश्चन क्या बन गया? कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली है उसका अंत कब होता है? 1989 के चुनाव में। पहला क्वेश्चन। 1984 के अंतर्गत कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है? 415 सीटें मिलती है। तीसरा क्वेश्चन, कांग्रेस प्रणाली की शुरुआत कब होती है? आखिर ये होता क्या है? तो पहला जो चुनाव होता है 1952 के अंतर्गत जो पहला चुनाव होता है 51-52 जिसको अपन 1952 का चुनाव कहते हैं, वहां से शुरू होता है ये कांग्रेस सिस्टम जिसमें शुरुआती 3 चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व होता है और उसके बाद में सीटें धीरे-धीरे कम भी होती है। इंदिरा गांधी में एक बार फिर से उछाल आता है और राजीव गांधी के समय में भी काफ़ी अच्छी खासी सीटें इनके द्वारा जीती जाती है। यानी केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर जो सरकार है लगभग इन्हीं की बनती है हर बार। लोकसभा में अच्छा खासा बहुमत इन लोगों को मिल ही जाता है। लेकिन 1989 के चुनाव के दौरान ये जो व्यवस्था थी कांग्रेस प्रणाली इसका एंड हो जाता है, ये अंत हो जाती है। इसको ध्यान में रखना। होता क्या है कांग्रेस सिस्टम? एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी पार्टी सिस्टम जिसमें कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक केंद्र की राजनीति पर प्रभुत्व बनाई हुई थी। केंद्र स्तर पर कांग्रेस का प्रभुत्व था, डोमिनेंस था। मतलब सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं के द्वारा जीती जाती है। पहले चुनाव में आप देखते हो, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, 361 उससे पहले 371, 361, 71 तो खूब सारी सीटें इनके द्वारा जीती जाती है। उसके बाद भी आप देखोगे इंदिरा गांधी 1971 वाला चुनाव खूब सारी सीटें जीती जाती है। 1984 के चुनाव में खूब सारी सीटें राजीव गांधी सरकार के द्वारा जीती जा रही है। तो एक पार्टी का प्रभुत्व है। उसको अपन क्या कहेंगे? कांग्रेस प्रणाली। यानी चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस ही हर बार चुनाव जीतती है, उसको औरों से ज्यादा सीटें मिलती है, ये अकेला ही सरकार बना लेता है। इसको अपन क्या कह रहे थे? कांग्रेस सिस्टम अपन इसको कह रहे हैं।
1989 के बाद में ये जो प्रभुत्व था कांग्रेस का, ये समाप्त हो जाता है और भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम की शुरुआत होती है। बहुदलीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। कब? 1989। 1989 में भारत में बहुदलीय व्यवस्था शुरू होती है। बहुदलीय मतलब कई सारे दल अब एक साथ काम करेंगे। एक किसी भी दल को अब पर्याप्त क्या नहीं मिल रहा है? सीटें नहीं मिल रही है। लोकसभा में उनको सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिए लोकसभा के अंतर्गत पर्याप्त सीटें उसको नहीं मिल रही है। तो क्या करेंगे? 3-4 दल आएँगे, 3-4 क्या 15-20 दल एक साथ आएँगे और फिर वो सरकार बनाएँगे। इसको अपन क्या कहते हैं? बहुदल, मल्टी पार्टी, यानी बहुत दल एक साथ एक काम करना शुरू कर देंगे। उसको अपन बहुदलीय व्यवस्था कह रहे हैं। इसलिए 1989 के चुनाव को भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो बहुदलीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई। बहुदलीय व्यवस्था का दूसरा नाम क्या हो गया? गठबंधन सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट इसको बोल सकते हो। गठबंधन सरकारों की शुरुआत हो गई 1989 के अंतर्गत ही। और क्या बड़ा चेंज आया? कांग्रेस जो सिस्टम था, कांग्रेस प्रणाली थी, उसकी समाप्ति हो गई। इसलिए भारतीय राजनीति में चुनाव से संबंधित एक बड़ा बदलाव आपको 1989 के चुनाव में देखने को मिलता है। जरूरी क्वेश्चन यहाँ से, जरूरी बात यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा बड़ा चेंज क्या आया 1990 के आसपास? तो वो आया आपका मंडल इश्यू, मंडल मुद्दा। दूसरी बड़ी घटना है। 1990 के अंतर्गत बनी एक पार्टी है जिसका नाम है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। इसको हम आगे देख लेंगे। मंडल मुद्दा एक बार इतना ध्यान में रखिए। तीसरा देखिए आप, 1991 की नई आर्थिक नीति आ गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई। कब आ गई? 1991 के अंतर्गत आप पढ़ते हो कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई, निजीकरण की, वैश्वीकरण की शुरुआत होती है भारत में। कब? 1991 के अंतर्गत। तो 1980 के दशक के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था में क्राइसिस आ रहा था, भयंकर खराब स्थिति हो रही थी और इसका समाधान के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव किस पार्टी से जुड़े हुए थे? कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। किस पार्टी से जुड़े हुए? ये कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। और उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। इन दोनों के द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति की शुरुआत भारत में की जाती है। कब की जाती है? 1991 के अंतर्गत न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति को लागू किया जाएगा। अब होता क्या इससे नई आर्थिक नीति में? तो इसके मुख्य रूप से 3 मुख्य एलिमेंट्स होते हैं, 3 मुख्य तत्व होते हैं। क्या-क्या हुआ इसमें? एक तो लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। उदारीकरण मतलब सरकारी नियंत्रण कम हो गया। सरकार पहले ज़्यादा नियंत्रण करती थी, कोई भी कंपनी आती उसके ऊपर खूब सारे टैक्स लगा देते। उनको काम करने की अनुमति आसानी से नहीं मिलती थी। जिसको आप ट्रेड बैरियर्स कहते हो। खूब सारे बैरियर हमारे होते थे, दूसरी कंपनियाँ यहाँ पर आ रही है तो उसको बॉर्डर पे रोक लिया और खूब सारा उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो कंपनी आ ही नहीं पाती, उनका सामान भी नहीं आ पाता था। तो क्या हुआ? सरकारी जो नियंत्रण था, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो कम हो गया। दूसरा प्राइवेटाइजेशन हो गया, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना। प्राइवेट सेक्टर को क्या दिया गया? बढ़ावा। पहले सरकार बोल रही थी हर काम कौन करेगा? हम करेंगे, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सभी प्रकार के काम हमारे द्वारा किए जाएंगे, सरकार ही सब कुछ करेगी। तो देश में कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं चलती है। अमेरिका ने जब भारत को इस समय कुछ पैसा दिया जाता है, अमेरिका के द्वारा कुछ हेल्प भारत की जाती है, अमेरिका मतलब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा जब किया जाता है हेल्प, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़े भारत में चेंज कीजिए, भारत चेंज भी करता है। तो प्राइवेट सेक्टर को खोला जाता है और वैश्वीकरण, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब भारत का जो व्यापार है दूसरे देशों के साथ भी होगा, दूसरे देश भी भारत में आएंगे। तभी आप देखते हो 1990 के बाद में भारत में खूब सारी वस्तुएं आ जाएंगी, मार्केट फैलेगा, तरह तरह की कंपनी आती है, वो तरह तरह की वस्तुएं बनाएगी। तो क्या हो जाएंगे? हमारे पास में खूब सारे विकल्प बढ़ जाएंगे, हम जो चाहें खरीद सकते हैं। खूब सारे ऑप्शन हमारे बाद में 1990 के बाद में हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या था? वैश्वीकरण। हमें डिटेल से भी पढ़ना है। वैश्वीकरण तो वैसे भी, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, 3 पॉइंट इसमें हो गई। ये क्या हुआ? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत कुछ चेंज भारत में किया जाता है। 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे, ये हो गया एक पॉइंट।
इसका उद्देश्य क्या था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत में लाई गई, क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म किया जाए, अर्थव्यवस्था में सुधार करना। सीधी-सी बात है कि कंडीशन खराब हो रही थी, सरकारी कंपनियाँ भी ठीक से काम नहीं कर रही थी, वस्तुओं की गुणवत्ता काफ़ी हो रही थी, खराब हो गई थी। विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, कुछ हम आने नहीं दे रहे हैं उनको। और भारत में भी है, बोल रहे हैं कि सरकारी सब कुछ करेगी, प्राइवेट कंपनियाँ इतना कुछ उभर नहीं रही थी, वो भी काम नहीं करेगी ज़्यादा कुछ। विदेशी निवेश अब बढ़ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खूब सारा आएगा कि नहीं आएगा? विदेशी निवेश यानी विदेशी कंपनियाँ भारत में आएगी, तो खाली हाथ थोड़ी आएगी, पैसा लेके आएगी और पैसा यहाँ खर्च करेगी, कंपनियाँ खरीदेगी, कंपनियाँ नई-नई बनाएगी, नई-नई वस्तुएँ बनाएगी। तो विदेशी कंपनियाँ जब भारत में पैसा लगाती है, कोई कारखाना खोलेगी, उद्योग खोलेगी और भारत की कंपनियों में या कुछ पैसा लगाएगी, तो ये क्या हो गया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पैसा विदेशी कंपनियाँ भारत में आ रही है, पैसा लेके आ रही है और यहाँ पर लगा रही है। अब क्या हो गया? मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हो गई कि सरकार है, सरकार का जो रोल है, सरकार की भूमिका अब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सरकार को अब कम काम करना चाहिए। पहले क्या सरकार ही सब कुछ कर रही थी, हम डिसाइड करेंगे, प्याज की कीमत क्या होगी हम डिसाइड करेंगे, लहसुन, प्याज, सब्जियाँ या जितने भी उत्पादन होता है सबकी हम डिसाइड करेंगे। उसको क्या बोलते हैं अपन? सार्वजनिक क्षेत्र ज़्यादा मजबूत होता है, यानी सोवियत जो व्यवस्था हम पढ़ते हैं, वैसा ही कुछ भारत में भी था। हालाँकि वैसा तो नहीं था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी भारत में होती है, लेकिन उसका प्रभाव तथा सरकारी दखल बहुत ज़्यादा होता था। सरकार हर मामले में इंटरफेयर पहले कर रही थी। अब क्या करेगा? नहीं, नहीं, अब सरकार ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। बाज़ार में सब कुछ हो जाएगा माँग और पूर्ति के द्वारा। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, उस वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा, जिसकी डिमांड कम होगी, उसका कम हो जाएगा। सरकार को इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और यह नीति भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में बड़ा बदलाव लाया। मेजर शिफ्टिंग होता है इस समय भारतीय इकोनॉमी के अंतर्गत, बड़े चेंज हुए। पॉलिटिक्स में बड़े चेंज हुए कि नहीं हुई? कांग्रेस की हार हो गई, मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया, कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकारों की शुरुआत हो गई, तो खूब सारे बदलाव हमें वहां भी देखने को मिले। एक विवाद है अयोध्या विवाद और 1992 की घटना, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। और क्या चेंज हुआ? राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, कब? 1991 के चुनाव के दौरान। आपको पता है होगा कि 1989 के अंदर चुनाव होते हैं, उसमें राजीव गांधी हार जाते हैं। उसके बाद में 2 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हम पढ़ेंगे, विश्व प्रताप सिंह को हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में जब ये सरकारी वो सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, नेशनल फ्रंट जिसको आप कहते हो, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनती है 1989 के अंतर्गत, वो ठीक से काम नहीं कर रही होती है। तो काम नहीं कर रही है, तो उनके पास सीटें भी नहीं होती है, सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं होता है, ऐसे में वो गिर जाती है दोनों प्रकार की सरकारें। और 1991 में एक बार फिर से चुनाव हो रहे थे। और इस चुनाव में वो प्रचार-प्रसार करने के लिए कहाँ गए थे? तमिलनाडु के अंतर्गत गए थे और वहीं पर एक जो संगठन है जिसको आप लिटे कहते हो, आप दूसरी अपनी जो किताब है, अपनी उसमें इंटरनेशनल रिलेशन वाली, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाली, उसमें अपन डिटेल से पढ़ते हैं इन सब बातों को। तो 1991 के अंतर्गत इनकी हत्या कर दी जाती, वे तमिलनाडु के अंतर्गत चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे और उनकी हत्या श्रीलंकाई तमिल उग्रवादी संगठन के द्वारा की गई, जिसका नाम लिटे है कि नहीं? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म, इल्म यानी राज्य। इस संगठन के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। वो पीस आर्मी जाती है, शांति सेना जाती है, राजीव गांधी, वो समझौता अपन वहां अलग से पढ़ेंगे उसको। तो ये हो गया अपना, राजीव गांधी वाली हत्या हो जाती। तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं? आपको ये तो पता होगा हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो, जैसे इसकी हत्या हुई थी, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद में फिर से चुनाव हो रहे हैं 1991 के अंतर्गत और कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से आ रही है, नरसिम्हा राव की सरकार आ रही है और प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बन रहे हैं, वित्त मंत्री बन रहे हैं, उसमें खूब सारी सीटें मिल जाती है। चलिए, 1980 के का जो दशक है जब खत्म हो रहा है, एक 1900 आसपास की जो घटनाएं हैं वो हमने पढ़ी। एक बड़ा क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है कि 1990 के आसपास इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत भारतीय राजनीति व्यवस्था में क्या-क्या बड़े बदलाव आए या न्यू ट्रेंड्स कौन से हैं, ये भी हम देख सकते हैं। 1990 के आसपास क्या-क्या घटनाएं हुई थी, ये हमने 5 घटनाएं हमने देख ली।
उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक-एक घटना हम डिटेल से पढ़ेंगे अब। तो एक घटना है एरा ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एट द सेंटर, गठबंधन का युग किस स्तर पर? केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर गठबंधन सरकारों का दौर कब शुरू हुआ? 1989 याद रहेगा। और राज्य स्तर पर कई सारी राजनीतिक पार्टियां सरकार कब बनाना शुरू कर देती है? 1967 के अंतर्गत। ये क्या हो गया? राज्य स्तर पर। आपको पता होगा कि 1967 के चुनाव के अंतर्गत कई सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है और उनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 9 होती है। और 1989 के अंतर्गत कांग्रेस का जो सिस्टम था पूरी तरह कोलैप्स कर जाता है, डिक्लाइन कर जाता है, खत्म ही हो जाता है, लगभग धराशायी हो जाता है एकदम। और केंद्र स्तर पर भी गठबंधन सरकार की शुरुआत हो गई। तो यदि आपसे पूछे कि गठबंधन सरकारों की शुरुआत कब हुई? कुछ भी नहीं दे, तो आपको क्या करना है? 1989। यदि ये पूछ ले कि राज्य स्तर पर गठबंधन सरकारों की शुरुआत कब हुई? 1967। केंद्र स्तर पर कब हुई? 1989। कुछ भी नहीं दे तो क्या करना है? 1989 में कोएलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत भारत में हो चुकी है। समझ गए इतनी बात? अब देखो गठबंधन की राजनीतिक शुरुआत। गठबंधन सरकार क्या होती है? गठबंधन कितना होगा? कई सारी राजनीतिक पार्टियां करेगी। जब किसी राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता है, उस स्थिति में कई सारे राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इस प्रकार की सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। परिभाषा याद हो जाएगी। 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत में गठबंधन की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ, न्यू एरा शुरू होता है। इससे पहले केंद्र स्तर पर किसकी सरकार बनती थी? एक दल की, सिंगल पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट बनती है हर बार। एक दल का ही बहुमत होता है, किसका? कांग्रेस का। 1989 से पहले भारतीय राजनीति में कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहता है। लेकिन 1989 के बाद में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। किसको नहीं मिला? किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी एक राजनीतिक दल को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता है 1989 के चुनाव के अंतर्गत। इसलिए सरकार बनाने के लिए एक से अधिक दलों का मिलकर काम करना पड़ता है और इसी को अपन कहते हैं गठबंधन सरकार। क्वेश्चन आता है गठबंधन सरकार को परिभाषित कीजिए या इसकी परिभाषा लिखिए। तो किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, उस स्थिति में सरकार बनाने के लिए एक से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, उसको अपन गठबंधन सरकार कहते हैं। या मैंने आपको बताई थी कि सरकार बनाने के लिए जब किसी एक दल को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता है, उस स्थिति में कई सारे राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? गठबंधन। तो चुनाव हम देखेंगे अब 1989 का चुनाव कि क्या हुआ था कि 1989 के चुनाव में। तो सीधी सी बात है, किसकी हार हुई? कांग्रेस की हार होती है 1989 के चुनाव में। तभी तो कांग्रेस जो प्रणाली वो समाप्त हो गई। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस अभी भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें उनको चाहिए उतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला। इस कारण कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया कि अब हम विपक्ष में बैठेंगे, ओपोजिशन में बैठेंगे। देखेंगे हम कि हमारे बिना भी सरकार लोग कैसे चलाते हैं, इसको हम देखेंगे। राजीव गांधी इसका फैसला करते हैं कि अब हमें हमारे को बहुमत नहीं मिला है, क्योंकि पहले उसको 415 सीटें मिली थी और अब इतनी कम सीटें मिल रही है। हालांकि ठीक ठाक मिल रही है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें उसको नहीं मिल रही है। तो वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि नहीं, अब हम थोड़ा विपक्ष में बैठेंगे, हम सरकार नहीं बना रहे, सरकार दूसरों को बनाने दीजिए, हम देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस का जो दबदबा था, प्रभुत्व था, दबदबा मतलब प्रभुत्व, वर्चस्व, डोमिनेंस समाप्त हो गया और भारत में बहुदलीय व्यवस्था मजबूत हुई। बहुदलीय व्यवस्था आ गई, यानी जब कई सारे राजनीतिक, जब किसी व्यवस्था में कई सारे राजनीतिक दल होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? बहुदलीय। जब दो ही दल होते हैं उसको टू पोलर सिस्टम, और एक ही होता है उसको बाइपोलर सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम। एक राजनीतिक दल दो काम करते हैं तो द्विदलीय व्यवस्था, और बहुत सारे दल काम करते हैं तो बहुदलीय व्यवस्था। जैसे अमेरिका में क्या है? दो दल है। ब्रिटेन में कितने मुख्य रूप से काम कर रहे हैं? दो ही दल काम कर रहे हैं। चीन में कितना है? एक ही दल है।
उत्तरी कोरिया में कितना, एक ही दल। और भारत में कैसी व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था। तो आपको क्या बताना है, भारत में आपसे पूछ ले कि कितनी दलीय व्यवस्था है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल मिलकर काम कर रहे हैं और सभी को स्वतंत्रता है काम करने की, कोई भी सरकार बना सकता है, जिसके पास भी ज्यादा वोट मिल जाए वो सरकार बना सकता है। तो भारत में कैसी व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था भारत में है। और आजादी के बाद में भारत में कैसी व्यवस्था होती है, बहुदलीय तो होती है लेकिन उसमें एक दल का प्रभुत्व होता है, एक दल के प्रभुत्व के साथ बहुदलीय व्यवस्था। प्रारंभ में क्या थी, एक दलीय व्यवस्था थी, हाँ एक दल तो था, एक दलीय प्रभुत्व होता है, एक दलीय प्रभुत्व है, लेकिन इसके साथ में बहुदल तो था ही ना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही दल रहता है। तो एक दलीय प्रभुत्व के साथ में बहुदलीय व्यवस्था प्रारंभ में थी और 1989 के बाद में क्या हो रहा है, एक दल का प्रभुत्व नहीं रहा, अब केवल बहुदलीय व्यवस्था हमें देखने को मिलता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव। रीजनल कुछ पार्टीज होती है, क्षेत्रीय दल मतलब जो दल एक ही राज्य के अंतर्गत ज्यादातर काम कर रहे हैं, जैसे डीएमके, एआईडीएमके हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई, उधर लालू प्रसाद की पार्टी हो गई बिहार के अंतर्गत। तो ये क्या होगी, क्षेत्रीय पार्टी होगी, जिनका काम या जिनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो कोई एक ही राज्य होता है, एक ही राज्य में रहकर वो लोग काम करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, क्षेत्रीय दल अपन कहते हैं। तो केंद्र में सरकार अब बनाना क्षेत्रीय दलों के बिना संभव नहीं था, उनकी भी अब जरूरत पड़ने लग गई। जैसे वर्तमान में जो सरकार है एनडीए की सरकार है, लेकिन वो भी किसके सहयोग से बनी है, वो क्षेत्रीय दल, मुख्य रूप से बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के कौन है, चंद्रबाबू नायडू, उनकी सहायता से सरकार बनी हुई है अभी, बीजेपी प्लस ये दोनों है। और नीतीश कुमार की पार्टी क्या हो गई, क्षेत्रीय, और उधर चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है आंध्र प्रदेश में वो भी क्या हो जाती है, क्षेत्रीय पार्टी हो जाती है, उनकी सहायता से सरकार अभी भी बना रहे हैं। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उसका सहयोग कब लेना शुरू कर दिया, 1989 के चुनाव के अंतर्गत। क्षेत्रीय दल गठबंधन सरकारों के महत्वपूर्ण साझेदार बन गए, इससे राज्यों की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति से अधिक मजबूत हो गई। अब यदि आपको केंद्र स्तर पर सरकार बनानी है तो उसके लिए राज्यों की भी सहायता आपको लेनी पड़ेगी। उससे पहले ये जो छोटी छोटी पार्टियां होती उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था, अपने स्तर पर वो सरकार बना रहे थे, केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनको हमेशा से मतलब कांग्रेस को इतनी सारी सीटें मिल जाती थी कि दूसरों की उनकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अब जो क्षेत्रीय दल है, राज्य स्तर पर जो काम कर रहे हैं ज्यादातर दल, जिनका काम केवल एक राज्य के अंतर्गत ही होता है, उनका महत्व अब बढ़ जाता है। अब सरकार बना देते हैं एक, पहली जो गठबंधन सरकार है कौन सी, याद करना आपको, पहली बार भारत में जो गठबंधन सरकार बनी उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय मोर्चा, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। पहली, ये कौन सी गवर्नमेंट है, गठबंधन सरकार है, पहली गठबंधन सरकार है ये, याद रहेगा। पहली गठबंधन सरकार कौन सी होती है, उसका नाम है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, ये हमारी पहली गठबंधन सरकार है। तो ये जो पार्टी बनती है दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में रही। क्वेश्चन ये भी आता है कि पहली जो गठबंधन सरकार बनी उसके प्रधानमंत्री कौन थे, वीपी सिंह, वी यानी विश्व प्रताप, वी यानी विश्व, पी से प्रताप, विश्व प्रताप सिंह की सरकार थी। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, वीपी सिंह, किसके, गठबंधन सरकार की, पहले गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह। सरकार कौन सी है, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी, वाम मोर्चा दोनों का समर्थन मिला। किसका, बीजेपी, बीजेपी समर्थन देती है। इसको ध्यान में रखना है कि ये जो सरकार बनती है ये किसके सहयोग से बनती है, बीजेपी, मेजर पार्टी कौन सी होगी, बीजेपी। और दूसरे जो लेफ्ट फ्रंट होते हैं, वाम जो मोर्चा होता है उनके, बीजेपी मतलब दक्षिणी पंथी ओ वामपंथ मतलब वामपंथी, वाम मोर्चा हो ही गया, ये कौन से हो गए, वामपंथी, जो कि बड़े बदलाव के समर्थक है, कि बड़े बड़े बदलाव होने चाहिए,
किसान है, श्रमिक है, इनके लिए काम करते हैं। ये बोलते हैं कि राज्यों को ज़्यादा काम करने चाहिए। और ये जो दक्षिणपंथी है, इनका संस्कृति, धर्म के ऊपर ज़्यादा रुझान होता है। ये बोलते हैं कि देश मजबूत होना चाहिए, संस्कृति को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं ये। और ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि राज्य को ज़्यादा काम नहीं करना, बाज़ार को ही सब कुछ काम करना है। तो ये दोनों क्या हो गए? एकदम अपोज़िट हो गई। ये धर्म को बहुत ज़्यादा, संस्कृति को सब कुछ मान रहे हैं, ये कुछ नहीं मानते। संस्कृति, धर्म ये सब तो अत्याचार के क्या होते हैं? हथियार होते हैं, शोषण के यंत्र होते हैं। और ये बोलते हैं नहीं-नहीं ये बहुत ज़रूरी है। तो 2 विरोधी गुट थे, वो दोनों किसमें शामिल हो रहे हैं? एक साथ आ रहे हैं। बड़ी बात क्या है? ये दोनों एक साथ आ रहे हैं किसमें? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के अंतर्गत ये दोनों एक साथ आ गए। ये दोनों दल सरकार में शामिल नहीं होते, लेकिन बाहर से समर्थन दे रहे हैं। बाहर से ये लोग समर्थन दे रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं। यह एक गैर कांग्रेसी सरकार थी। इसी सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। मंडल आयोग अभी हम पढ़ेंगे, उसकी सिफारिश को किसने लागू किया? वीपी सिंह सरकार ने। याद करना है 1990 के अंतर्गत वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की जो सिफारिश थी, रिकमेंडेशन से किसकी? मंडल कमीशन की, उसको स्वीकार किया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे क्या है। दोनों बात याद करना, किसने? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। क्वेश्चन आंसर आ जाए, या आपका वीपी सिंह। ओके, दोनों आपकी बात सही हो जाएगी, वीपी सिंह हो सकता है या राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने इसको स्वीकार किया, मंडल आयोग की सिफारिश को। तो ये लोग रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये जो महोदय होते हैं ना, चंद्रशेखर की जो पार्टी है वो पहले किसमें शामिल थी? नेशनल फ्रंट के साथ में थी वो। वीपी सिंह सरकार और दोनों साथ काम कर रहे थे। 1989 के चुनाव में चंद्रशेखर भी थे और वीपी सिंह भी थे। वीपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे को बनना है, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और चंद्रशेखर ने उसके बाद उनको ठीक नहीं लग रहा था कि ये तो काम सब यही काम कर रहा है। दूसरी तरफ राजीव गांधी वहां बैठे-बैठे देख रहे हैं सब चीज़ों को, और राजीव गांधी सरकार उनको लालच देती है। अरे आपको सरकार बनानी है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, समर्थन हम देंगे आपको, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये लालच किसने दिया? राजीव गांधी ने दिया कि इनको चंद्रशेखर सरकार, इसको चंद्रशेखर को बुलाया जाता है, आपसे हमें मीटिंग करनी है, आप आओ। ये आए उनके पास में, बोला कि तुम किसके अधीन काम कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है, हम आपको समर्थन देंगे, आपको प्रधानमंत्री बनना है। तो उनको कई सारा लालच देके के उनकी सरकार को गिराया जाता है, और चंद्रशेखर अब क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इन्होंने क्या किया? अपना समर्थन वापस ले लिया वहां से। किससे? नेशनल फ्रंट, राष्ट्रीय मोर्चा से समर्थन ले लिया और अपनी खुद की सरकार बना रहे हैं। समर्थन किसको मिला? इसको, इस पार्टी को समर्थन किसने दिया? पार्टी कौन सी है? ये राष्ट्रीय मोर्चा ही है। लेकिन अब ये किसके सहयोग से बनेगी? कांग्रेस के सहयोग से बनेगी। पहले बीजेपी लेफ्ट, और अब केवल कांग्रेस की सहायता से ये बन जाएगी। तो नवंबर 1990 से जून 1991 तक सरकार बनाते हैं, लगभग 6, 7, 8, 7 एक महीने, 200 सवा 200 दिन इनकी सरकार बनती है। सरकार की प्रकृति यह एक अल्पमत सरकार थी। अल्पमत सरकार है ये, इनके पास पर्याप्त मत भी नहीं है। इसे कांग्रेस पार्टी का बाहर से समर्थन मिलता है। उनको किनका मिला था? बीजेपी। और इनको किसका मिल रहा है? कांग्रेस का बाहर से समर्थन मिल रहा है। किसको? राष्ट्रीय मोर्चा। क्या याद करना है? राष्ट्रीय मोर्चा में 2 प्रधानमंत्री कौन है? एक तो ये याद करना आपको, राष्ट्रीय मोर्चा में 2 प्रधानमंत्री कौन हो गए? पहला है इसमें वीपी सिंह, और दूसरा चंद्रशेखर। ये तो हो गए 2 प्रधानमंत्री, आपके याद रहेंगे। पहली गठबंधन सरकार कौन सी थी? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार पहली गठबंधन सरकार थी। गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोalition गवर्नमेंट। गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री रहते हैं ये। इनको समर्थन किसका मिलता है? बीजेपी का मिलता है और वाम का मिलता है, और इनको किसका मिलता है? कांग्रेस का समर्थन मिलता है। और यही समय है 1991 का, जब राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है कुछ समय बाद में। चंद्रशेखर है
तो राजीव गांधी इनसे भी अपना समर्थन वापस ले लेते हैं कि तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम हमारी बातें नहीं मान रहे हो। तो इसकी सरकार को गिरा दिया जाता है और एक बार फिर से चुनाव होंगे 1991 के अंतर्गत। और 1991 के चुनाव के अंतर्गत अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए वो तमिलनाडु गए थे और वहीं पर उनकी एक संगठन जिसका नाम लिट्टे है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो हत्या हो गई, उससे लोगों में इमोशनल हो गए वो थोड़े, उनकी हत्या हो गई। एक बार फिर से हमें कांग्रेस को जिताना है। राजीव गांधी ऐसे बने थे, अब नरसिम्हा राव ऐसे ही बनेंगे 1991 से 96 के अंदर। 5 साल ये लोग अब काम करेंगे। तो जून 91 से मई 96 तक कांग्रेस की सरकार बनी। प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह, नहीं सॉरी, पीवी नरसिम्हा राव। क्या नाम है इनका? पीवी नरसिंह राव। ये अब सरकार बना रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इससे भी अन्य दलों का समर्थन लेना पड़ा। इसी सरकार के दौरान नई आर्थिक नीति लागू की जाती है। नई आर्थिक नीति हमने देखी, नरसिम्हा राव और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। इन दोनों के द्वारा इस नीति को लागू किया जाता है। यह सरकार गठबंधन युग के बीच एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इंपॉर्टेंट फेज है ये कोलिशन गवर्नमेंट के अंतर्गत, महत्वपूर्ण फेज है ये। 1991 1996 के बीच में ये काम कर रही है। तो 1989 के अंतर्गत 2 प्रधानमंत्री बन गए, 89 से 90, 90 से 91, और अब 5 साल ये काम करेंगे नरसिम्हा राव। क्योंकि आपको ये सीरीज याद करनी है, प्रधानमंत्री वाली भी बहुत आसान है। 1996 के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं एक बार फिर से। अभी हम पढ़ेंगे बाबरी मस्जिद वाला जो मामला है, उसके बाद में बीजेपी का उपहार होता है जबरदस्त तरीके से, और अब बीजेपी को पर्याप्त सीटें मिलना शुरू हो जाती है। तो 1996 का जो चुनाव होता है, अब उसमें बीजेपी सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी बीजेपी सरकार? क्यों? क्योंकि राम मंदिर इन सब के कारण लोगों का समर्थन इनको मिलना शुरू हो जाता है। धर्म आधारित जो राजनीति है उसकी शुरुआत भारत में शुरू हो जाती है। तो 1996 में भाजपा की सरकार रहती है, पहली सरकार बनी है भाजपा की, और लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है। इसी आधार पर भाजपा को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया, और प्रधानमंत्री बने कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी इस समय। याद रहेगा, अटल बिहारी वाजपेयी क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे देखो,